नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। दोस्तों, 2009 में पूछे गए इतिहास के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में। किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते समय हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के 40 के 40 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे मार्क्स की कामना कीजिए। बिना कोई देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप लोगों का तो जवाब भी आना शुरू हो चुका है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने कराया था आपको, अशोक ने किया था। धम्म महामात्र क्या था? तो एक इनके अधिकारी थे जिसे कि अशोक ने नियुक्त किया था। सारे एक्सप्लेनेशन मैंने करा दिए हैं, केवल आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये लास्ट वीडियोस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री का है। क्योंकि हिस्ट्री के 2020 से लेकर 2009 के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। आज 2009 हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जो नए हैं या आपने अभी तक नहीं देखा है पिछले वीडियोस को, तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम का प्लेलिस्ट में एक मिलेगा प्लेलिस्ट, वहां से आप देख सकते हैं। तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? सही आंसर है आपका अशोक। नेक्स्ट है हमारा, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? यही क्वेश्चन रहता है जनरली। यहाँ पर दे दिया है त्रिपिटक साहित्य है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है। फटाफट से आप लोग भी कमेंट में कमेंट करते चलोगे, क्योंकि आप लोगों को भी याद ही है। अब आप लोगों को सारे क्वेश्चंस याद हो चुके हैं। जो बच्चे हमारे वीडियोस को शुरू से फॉलो करते आ रहे होंगे, अब उनको हिस्ट्री में कोई परेशानी नहीं होगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिक्कत होगी तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ला ही रहा हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं करा रहा हूँ। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि कब है? तो 78 ईस्वी। याद रखिएगा आप लोग। इसका भी सही आंसर आपका ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? कि बताने के लिए बात नहीं है, सभी को पता है 18 दिनों तक। याद रखिएगा आप लोग, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दिन तक मैं आपका साथ देते रहूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपकी तैयारी कराते रहूंगा। किसी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट में कीजिए। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण की कहीं पे भी प्रॉब्लम है, आप हमें जो टॉपिक कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में। याद रखना सभी लोग। नेक्स्ट है हमारा, आप लोगों को तो याद ही है, नीचे कमेंट में कमेंट करते चलो। वाह गजब। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की थी? तो ये मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी, वेलेस्ली ने, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 8 का सही आंसर आपका हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, बेगम हजरत महल। सभी बहुत बच्चे को तो हिंदी वाला जो 1-2 होता है वो नहीं समझ में आता होगा, नहीं सीखना जरूरी है, सीख लीजिए। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट है हमारा, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, तो मैंने आपको कराया भी था, बताया भी था, आपको याद भी होगा। 10 मई को 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। अब आप सोच रहे हो कि मैं हर क्वेश्चन में ये क्यों कर रहा हूँ कि आपको याद होगा। जब आपको याद ही है तो आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। नहीं, आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूँ। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, मैं आप लोग को ये बताने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि मैंने पिछले जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करता है हमारे एग्जामिनेशन में। तो मैंने आपको बताया भी था कि 44% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं साथियों, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैच करते हैं, 44%। तो आप लोग जरूर से जरूर सभी वीडियोस को फॉलो करो, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने हैं या अभी तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपका रामबाण तरीका है, एक अचूक उपाय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 10 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपके हैं, 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था, हरिहर एवं बुक्का थे। और यहाँ के सबसे महानतम राजा जो आपके थे वो कृष्णदेव राय। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
हरि कृष्णदेव राय आपके यहाँ के सबसे महानतम राजा थे, और हरिहर और बुक्का जो थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दो भाई थे, दो भाई थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? थोड़ा सा क्वेश्चन का डायरेक्शन थोड़ा चेंज है ना, स्कैनिंग क्वेश्चन है तो हो गया है थोड़ा सा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इसका सही आंसर आपका, उत्तर भारत में जनरली जो थे आपके रामानंद का ही शासन चलता, रामानंद का ही जो होता था, तो आप लोग याद रखिएगा 12 का राइट आंसर। चलिए आप लोग बताइए, उत्तर भारत में नहीं, उत्तर भारत कह रहा है, रामानंद दक्षिण भारत के थे। जी आप लोग बिल्कुल सही हैं, रामानंद ही होगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो रामानंद। ये जो आपके चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु बंगाल उड़ीसा में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले दार्शनिक थे। इनका वास्तविक नाम था विशंभर था। इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता था। तो आप लोग ये सब भी याद रखना, क्या पता पूछ दे, हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 13 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14। आप लोग कमेंट करते चलिए, जिनको पता है वो लोग कमेंट करते चलेंगे। बहुत अच्छी तैयारी आप लोग की भी है, मैं खुद देखता हूँ बहुत से नाम मुझे याद हो गए हैं, बहुत लोगों की तैयारी अच्छी है। काव्या सिंह राजपूत, आशीष कुमार, मतलब बहुत लोगों का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, उन लोगों का तैयारी अच्छा खासा हो चुका है। पायल गुप्ता का भी तैयारी, मतलब आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चल जाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना आंसर सही दे रहे हो। बहुत अच्छी है। संजय कुमार आपका मतलब आप भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन लगभग हो ही चुकी है, सब्जेक्टिव का बाकी है, तो आपने मुझे मैसेज किया था, मैं आप लोगों का क्लियर करते चलूंगा। तो निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका सही आंसर मेवाड़ हो जाएगा, मैंने कराया भी है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर का नाम विख्यात है, सभी को पता है, ये सब भूलिएगा मत, ये सब भूलिएगा मत, ये सब एकदम सही करके आइएगा। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। और जो क्वेश्चंस आपको आता रहे उस क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा, और रंगने में आप मतलब हड़बड़ी मत कीजिएगा, कहते हैं ना, जैसे आप अच्छे से रंगिएगा, समय को देख कर रंगिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप। और अगर आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना कर आते हो सही सही, तो आपका 50 मार्क्स तो वहां कंप्लीट हो गया, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, नहीं भी आए आंसर उसका भी कैसे आंसर लिखना है, मैं ये सब ट्रिक्स आपको बता दूंगा एग्जामिनेशन से पहले। तो आप लोग अभी तैयारी कीजिए, बाकी मैं ट्रिक्स बताऊंगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं सभी का 85 प्लस आना चाहिए, 85 प्लस नहीं तो कम से कम 80 प्लस सभी का आना चाहिए। मैं केवल साइंस का मैं पढ़ाता था, आप लोग ध्यान देना, मैं साइंस का भी वीडियोस लाता था, बट साइंस का मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल थे उनपे भी साइंस की क्लासेस चलाई जा रही, तो मैंने उसको बंद किया। मैं केवल आर्ट्स की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आर्ट्स वाले लोगों का उतना ज्यादा कोई चैनल नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों का यहाँ पे फायदा पहुंचेगा, और वे लोग ही, आप लोग अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, 85 प्लस लाइए सभी लोग, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगी, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की होगी। नेक्स्ट है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है, देखिए आंसर जो है आपका क्वेश्चन में गलत दिया है, ठीक है। कैसे? आपका कोई कहते हैं कि 1911 1913, लेकिन कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। अब उसमें 1913 तो ऑप्शन में है नहीं, निर्माण तो 1913 में ही शुरुआत किया गया था, तो 1914 में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो आप कोई संशय मत रखना, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में। इसमें 13 रहता तो 13 आप लगाते, लेकिन इसमें 13 है ही नहीं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 1942 में 1942 के आंदोलन 1942 में कौन आंदोलन हुआ, सॉरी 1942 में कौन आंदोलन हुआ? ऐसे एक एसबीपीटी का बुक आता है, उसमें 1911 दिया हुआ था, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, ठीक ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल आप देख सकते हो 1913 लिखा हुआ था, 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, और निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1914 में। इसीलिए मैं आपको एक तरह से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए और 1900 अगर 13 ऑप्शन में रहे तो 1913 टिक कीजिएगा, लेकिन अगर 1913 न रहे तो 1914 आपका सही है। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सही है, भारत छोड़ो आंदोलन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? 18, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और क्यों मैं बता रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, क्योंकि एसएससी का जो मेरे पास एक नोट्स है
उसमें भी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण आपका 1913 में दिया, 1911 नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1914 को टिक कीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सही है, आज आपका सब सही होना चाहिए, आज 40 में 40 सही करना है आप। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो हमारी निहित है वो भारत के संविधान में है, राष्ट्रपति में नहीं, भारत के संविधान में संप्रभुता निहित है। लगातार सभी का ऑप्शन डी 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 राइट आंसर हो रहा है। इसी तरह से क्वेश्चंस को दिया ही गया है। नेक्स्ट है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर थी, मैंने आपको बताया भी है। तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो साथियों याद रखिएगा, आपका 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर 1922 ईस्वी में। स कहिए या सी कहिए, 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 22 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो आपका है जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। नेक्स्ट है 23। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? शक्तिशाली तो आपका अवंती भी था, लेकिन सबसे महाशक्तिशाली जो था शक्तिशाली अवध। अवध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सॉरी मगध, मगध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के जानकारी मिलती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 24 का सही आंसर ऑप्शन है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। 2010 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो अशोक के 13वें जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है, तो याद रखोगे सभी लोग। नेक्स्ट है 26 नंबर। आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 26 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 भागों में आईने अकबरी विभक्त है। आईने ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने की है, आईने अकबरी की रचना अबुल फजल द्वारा किया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो अगर समझ में आ रही होगी तो अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। शेयर नहीं किया है तो फटाफट से 2 सेकंड लगने वाला है, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप पे ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं। नेक्स्ट है 25 नंबर। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? लगता है करा दिया। हाँ 27 से। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो दक्षिणी भारत में बिताया था, दक्षिणी भारत में बिताया था। इसके बारे में मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे रखी है एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 28 नंबर। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? मैंने बताया था कि विकास तो अकबर के काल में भी हुआ था, लेकिन सबसे जो चरमोत्कर्ष पर था, सबसे ज्यादा विकास जो आपका हुआ था, ऑप्शन सी शाहजहां के काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ था साथियों, तो इसलिए। और औरंगजेब के समय में इसका पतन होने लगा, याद रखोगे। नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो अजमेर शरीफ में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा, नीतू कुमारी की भी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत अच्छा तैयारी है आपकी। आपको भी अगर आप लोगों को मतलब हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, चुकनी नहीं चाहिए, किसी तरह का चुक नहीं होना चाहिए। मैंने बोला है आपको 85 लाओ, 85 लाना है। कहीं पे भी प्रॉब्लम है आप अभी ही कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका वीडियो आपको दे दूंगा। समास लेकर समास संधि जिसमें प्रॉब्लम है, एस्से लिखने में जो जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको दूंगा। हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, जो भी हो मैं आपको सोल्व करूंगा मैटर। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? सबसे पहले बिल्कुल सही है, किस भारतीय शासक को दी गई है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो 32 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी होने वाला है, राष्ट्रकूट के राजा राजा कृष्ण ने। राजा कृष्ण ने, मैंने आपको बताया भी था।
केवल अब आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 8 क्वेश्चन में आप अपना दम दिखा दीजिए, आप में कितना है दम, कितना है हौसला। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध आपका किस धर्म से है जी? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो 34 का सही आंसर बी है, महमूद गजनवी के साथ। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता आपका मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट है साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। बहुत बार ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दांडी किस राज्य में स्थित है? 38 नंबर, दांडी किस राज्य में स्थित है? याद रखना सभी लोग, दांडी जो आपका है गुजरात राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट हमारा है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता आपका हुआ था ऑप्शन है 1932 ईस्वी में। तो सभी लोग याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? तो अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था, अल हिलाल का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बहुत ही कम समय मैंने आपको 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कराए। क्यों? क्योंकि आपको भी आधा क्वेश्चन याद था ना, तो मुझे ज्यादा समझाना पड़ा, केवल मैं क्वेश्चन आंसर को टिक कराता गया और आप लोग समझते गए। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो फिर से वही बात, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर दोस्त आपके होंगे अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।